चैप्टर 4 कर टैक्स। चौथे चैप्टर का नाम है कर टैक्स। ये सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। यह सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इसके बदले सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु व सेवा नहीं देती है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु व सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे रक्षा सेवा, पुलिस सेवा। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर इन करों का भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है। प्रत्यक्ष करों इन करों का भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है। ये कर सामान्यतः किसी व्यक्ति या संस्था की आय लाभ पर लगाए जाते हैं। ये कर सामान्यतः किसी व्यक्ति या संस्था की आय लाभ पर लगाए जाते हैं। इसमें कर भार का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इसमें कर भार का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। करापात टैक्स इंसिडेंस व कराघात टैक्स इम्पैक्ट एक ही बिंदु पर होते हैं। करापात बाद में टैक्स इंडेंस व कराघात पहले कराघात टैक्स इम्पैक्ट एक ही बिंदु पर होते हैं। उदाहरण इनकम टैक्स व निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स। उदाहरण इनकम टैक्स व निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स। यह कर सामान्यतया प्रगतिशील होते हैं, अर्थात अधिक आय वाला व्यक्ति अपने आय का अधिक हिस्सा कर में देता है तथा कम आय वाला व्यक्ति अपनी आय का कम हिस्सा कर में देता है। इससे आय की असमानता कम होती है। प्रत्यक्ष कर इन करों का भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है। यह कर सामान्यतः किसी व्यक्ति या संस्था की आय लाभ पर लगाए जाते हैं। इसमें कर भार का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। बाद में करापात टैक्स इंसिडेंस व पहले कराघात टैक्स इम्पैक्ट एक ही बिंदु पर होते हैं। उदाहरण इनकम टैक्स व निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स। यह कर सामान्यतः प्रगतिशील होते हैं, अर्थात अधिक आय वाला व्यक्ति अपने आय का अधिक हिस्सा कर में देता है तथा कम आय वाला व्यक्ति अपने आय का कम हिस्सा कर में देता है। इससे आय की असमानता कम होती है। अप्रत्यक्ष कर इन करों का भुगतान मध्यस्थ के माध्यम से सरकार को किया जाता है। यह कर सामान्यतया वस्तु व सेवा पर लगाया जाता है। इसमें कर भार का स्थानांतरण किया जा सकता है। करापात व कराघात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। उदाहरण जीएसटी। यह कर सामान्यतः प्रतिगामी होते हैं क्योंकि अधिक आय वाला व्यक्ति अपनी आय का कम हिस्सा कर में देता है तथा कम आय वाला व्यक्ति अपनी आय का अधिक हिस्सा कर में देता है। इससे आय की असमानता बढ़ती है। ए 10,000 आय 50% हिस्सा, बी 50,000 आय 10% हिस्सा और सी 1,00,000 आय 5% हिस्सा। कर के ऊपर कर सरकार कर के ऊपर भी कर लगा सकती है। ये दो प्रकार का होता है। उपकर शेष, जैसे उपकर शेष, इसका उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है, जैसे स्वास्थ्य शेष, शिक्षा शेष, कृषि शेष। इससे प्राप्त राजस्व का प्रयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सरचार्ज अधिभार, इसका उद्देश्य पहले से निर्धारित नहीं होता है। इससे प्राप्त राजस्व का प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। शेष व सरचार्ज की प्रकृति अस्थायी होती है। इसे वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर आयकर इनकम टैक्स। यह कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। कर के दृष्टिकोण से आय दो प्रकार की होती है, सकल आय, कर योग्य आय। नंबर 1 सकल आय, दूसरी कर योग्य आय। दो प्रकार की आय होती है। सकल आय एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय, जैसे वेतन, पेंशन, किराया, ब्याज, लाभांश आदि। और कर योग्य आय वह आय जिस पर सरकार के द्वारा कर आरोपित किया जाता है। कर योग्य आय बराबर सकल आय माइनस छूट। कर योग्य आय बराबर सकल आय माइनस छूट। सरकार द्वारा अलग अलग गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट दी जाती है।
जैसे आवासीय ऋण, शिक्षा ऋण, जीवन बीमा, बचत योजना, सरकारी बचत योजना में निवेश व मानक छूट वेतनभोगियों को। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे ही कर की दर भी बढ़ती है, इसलिए इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। वर्तमान में आयकर की दो कर प्रणालियां लागू हैं। वर्तमान में आयकर की दो प्रणालियां लागू हैं। पुरानी कर प्रणाली, नई कर प्रणाली। पुरानी कर प्रणाली, नई कर प्रणाली। इसमें पुरानी कर प्रणाली, इसमें सभी प्रकार की छूट दी जाती है। आय कर दर 0 से 2.5 लाख तक नील कर दर होती है। नील कुछ भी कर दर नहीं लगती है। 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5% कर दर होती है और 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% कर देना होता है और ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा 30% कर देना होता है। कर दर 30% होती है 30 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा होने पर। मानक छूट 50,000। मानक छूट 50,000। यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपए तक है तो सरकार द्वारा पूर्ण कर माफी दी जाती है। यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपए तक तो सरकार द्वारा पूर्ण कर माफी दी जाती है। नई कर प्रणाली, इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है सिवाय मानक छूट के। आय कर दर 0 से 4 लाख तक नील, कुछ भी कर दर नहीं होती है। 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25% और 24 लाख से ज़्यादा 30%। मानक 75,000। मानक छूट 75,000। यदि कर योग्य आय 12 लाख रुपए तक है तब सरकार द्वारा पूर्ण कर माफी दी जाएगी। यदि कर योग्य आय 12 लाख रुपए तक है तब सरकार द्वारा पूर्ण कर माफी दी जाएगी। कृषि आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। कृषि आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। दूसरा, निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। पहला आयकर इनकम टैक्स जो पढ़ लिया। दूसरा निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। यह कर व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ पर लगाया जाता है। यह कर व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ पर लगाया जाता है। कर योग्य लाभ बराबर सकल लाभ माइनस छूट। कर योग्य लाभ बराबर सकल लाभ माइनस छूट। यह कर व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ पर लगाया जाता है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसाय को छूट दी जाती है। जैसे घरेलू कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, 30% ज़्यादा, इस कर 30% से ज़्यादा, और घरेलू कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 25% से कम होता है, और 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% या ज़्यादा कर लगेगा। विदेशी कंपनी पर 35% कर लगेगा। यदि कोई कंपनी छूट का लाभ नहीं लेती है तो उसे कर की दर 22% लगाई जाती है, तो उस पर कर की दर 22% लगाई जाती है। तीसरा MAT, मैट। तीसरा मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। कुछ कंपनियां निगम कर में मिलने वाली छूट का अत्यधिक प्रयोग करती हैं जिससे उनका कर योग्य लाभ शून्य हो जाता है। ऐसी कंपनियां पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता है जिसे मैट कहा जाता है। सकल लाभ पर लगेगा, सकल लाभ पर लगेगा। कुछ कंपनियां निगम कर में मिलने वाली छूट का अत्यधिक प्रयोग करती हैं जिससे उनका कर योग्य लाभ शून्य हो जाता है। ऐसी कंपनियों पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है जिसे मैट कहा जाता है, सकल लाभ पर लगेगा। चौथा, पूंजीगत लाभ कर। पूंजीगत लाभ कर CGT, कैपिटल गेट्स टैक्स। कैपिटल गेट्स टैक्स, CGT। जब किसी परिसंपत्ति को बेचा जाता है तब हुए लाभ पर यह कर लगाया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति को बेचा जाता है तब हुए लाभ पर यह कर लगाया जाता है, पूंजीगत लाभ कर। यदि परिसंपत्ति को 2 साल से पहले बेचा गया है तब इस पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है जो कि 20% है। यदि 2 वर्ष के बाद बेचा जाता है
तब दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है, जो कि 12.5% लगाया जाता है। शेयर बाजार के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक समय सीमा 1 वर्ष है। शेयर बाजार के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक समय सीमा 1 वर्ष है। नंबर 5 STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर जब वित्त बाजार शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है तब यह कर लगाया जाता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 6 CTT कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वस्तु लेन देन कर। MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज जब वस्तु बाजार में कॉमोडिटी तथा उनके डेरिवेटिव का लेन देन किया जाता है। जब वस्तु बाजार में कॉमोडिटी तथा उनके डेरिवेटिव का लेन देन किया जाता है, वे कर जो वर्तमान में समाप्त कर दिए गए हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कर और समाप्ति का वर्ष। कर लाभांश वितरण कर 2020 में लाभांश वितरण कर 2020 में समाप्त कर दिया। वेल्थ टैक्स 2015 में समाप्त कर दिया गया। फ्रिंज बेनिफिट कर 2009 में समाप्त कर दिया गया। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाता 2009 में समाप्त कर दिया। गिफ्ट टैक्स 1998 में। स्टेट ड्यूटी 1985 में, स्टेट ड्यूटी 1985 में और एंजल टैक्स 2025 में समाप्त किया गया। लाभांश वितरण कर 2020, वेल्थ टैक्स 2015, फ्रिंज बेनिफिट कर 2009, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स 2009, गिफ्ट टैक्स 1998 और स्टेट ड्यूटी 1985, एंजल टैक्स 2025 में समाप्त किया गया। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। कृषि आय पर ऋण। राज्य सरकार कृषि आय पर कर लगा सकती है, परंतु कोई भी राज्य सरकार वर्तमान में यह कर नहीं लगाती है। पेशेवर कर। दूसरा पेशेवर कर, यह कर राज्य में कार्य कर रहे पेशेवरों पर लगाया जाता है। अधिकतम 2,500 रुपये वार्षिक लगाया जा सकता है। राजस्थान में यह कर नहीं लगाया जाता है। तीसरा कर है राज्य सरकार का संपत्ति कर। यह कर शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों पर लगाया जाता है। चौथा स्टाम्प ड्यूटी, यह कर संपत्ति की खरीद पर लगाया जाता है। पांचवा लैंड रेवेन्यू, यह भूमि पर चुकाया गया किराया है। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। नंबर 1 उत्पाद शुल्क, एक्सक्यूज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क, एक्सक्यूज ड्यूटी जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तब यह कर लगाया जाता है। वर्तमान में 5 पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर शेष को GST में शामिल कर लिया है। 5 पदार्थ: कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, वायुयान का ईंधन, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तब यह कर लगाया जाता है। वर्तमान में 5 पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर शेष को GST में शामिल कर लिया है। तंबाकू पर GST व एक्साइज ड्यूटी दोनों लगाए जाते हैं। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी व GST दोनों लगाए जाते हैं। दूसरा सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, यह कर आयात व निर्यात पर लगाया जाता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को छोड़कर शेष के लिए इसे GST में शामिल कर लिया गया है। यह कर आयात व निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क, बेसिक कस्टम ड्यूटी को छोड़कर शेष के लिए इसे GST में शामिल कर लिया गया है। तीसरा केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। जब किसी वस्तु को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाता है तब यह कर लगाया जाता है। वर्तमान में इसे GST में शामिल कर लिया गया है। चौथा सेवा कर, सर्विस टैक्स, यह कर सेवाओं पर लगाया जाता था। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। नंबर 1 बिक्री कर, वैट
सेल्स टैक्स वेट बिक्री कर। जब किसी वस्तु की बिक्री राज्य के अंदर की जाती है तब यह कर लगाया जाता है। वर्तमान में 5 पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़कर शेष के लिए इसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, वायुयान का ईंधन। दूसरा, राज्य उत्पाद शुल्क स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये कर मानव उपभोग के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शराब पर लगाया जाता है। इसे पूर्णतः जीएसटी से बाहर रखा गया है। तीसरा, खरीद कर जीएसटी में शामिल। चौथा, मनोरंजन कर जीएसटी में शामिल। पांचवा, विज्ञापन कर जीएसटी में शामिल। छठा, विलासिता कर जीएसटी में शामिल। सातवां, प्रवेश कर या चुंगी कर जीएसटी में शामिल है। आठवां, जुए और सट्टे पर कर जीएसटी में शामिल। नौवां, लॉटरी कर जीएसटी में शामिल। 10वां, विद्युत कर जीएसटी में शामिल नहीं। विद्युत कर जीएसटी में शामिल नहीं। राज्य सरकार के वे कर जो स्थानीय निकायों को स्थानांतरित किए जा चुके हैं उन्हें जीएसटी में शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के वे कर जो स्थानीय निकायों को स्थानांतरित किए जा चुके हैं उन्हें जीएसटी में शामिल नहीं किया जाएगा। जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वस्तु और सेवा कर। पृष्ठभूमि, दुनिया में पहली बार फ्रांस में 1954 में जीएसटी को अपनाया गया। जीएसटी दुनिया में पहली बार फ्रांस में 1954 में अपनाया गया। भारत में इसकी सिफारिश पहली बार विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा 2003-04 में की गई। पहली बार 2006-07 के बजट में सरकार के द्वारा वर्ष 2010 से जीएसटी को लागू करने की घोषणा की गई। पहली बार 2006-07 के बजट में सरकार के द्वारा वर्ष 2010 से जीएसटी को लागू करने की घोषणा की गई, परंतु केंद्र व राज्य सरकार के बीच सहमति नहीं बन सकी 2010 तक, इसलिए जीएसटी को लागू करने में देरी हुई। अंततः 2016 में 101वां संविधान संशोधन किया गया था तथा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। अंततः 2016 में 101वां विधान संशोधन किया गया तथा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर और 13 प्रकार के सेस शामिल किए गए। जीएसटी की विशेषताएं। इसके माध्यम से एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत का लागू किया गया है। यह एक व्यापक कर है क्योंकि केंद्र व राज्य के अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर लिया गया है। जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ये एक मूल्य संवर्धित कर है, अर्थात आपूर्तिकर्ता को मूल्य संवर्धन के आधार पर जीएसटी सरकार को जमा करवाना होता है। जीएसटी एक बहुस्तरीय कर है क्योंकि मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी एक बहुस्तरीय कर है क्योंकि मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर जीएसटी लगाया जाता है। नंबर 6, जीएसटी के कारण कैस्केडिंग प्रभाव दूर हो गया है, अर्थात कर के ऊपर कर या दोहरा कराधान समाप्त दूर हो गया है, जैसे बिफोर जीएसटी कराधान। कैस्केडिंग प्रभाव आफ्टर जीएसटी। कैस्केडिंग प्रभाव को दूर करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम इनपुट कर जमा तंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनपुट चुकाया गया कर उत्पादन आउटपुट संग्रहित कर। इनपुट चुकाया गया कर उत्पादन आउटपुट संग्रहित कर। कर देयताएं बराबर आउटपुट पर संग्रहित कर। कर देयताएं बराबर आउटपुट पर संग्रहित कर माइनस इनपुट पर चुकाया गया कर। आउटपुट पर संग्रहित कर माइनस इनपुट पर चुकाया गया कर बराबर कर देयताएं। यदि वस्तु या सेवा की आपूर्ति एक ही राज्य में की जाती है
तब केंद्र सरकार के द्वारा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी स्टेट जीएसटी तथा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगाया जाता है। यदि वस्तु या सेवा की आपूर्ति एक ही राज्य में की जाती है तब केंद्र सरकार के द्वारा सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी स्टेट जीएसटी तथा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगाया जाता है। यदि वस्तु और सेवा की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है तब इस पर आईजीएसटी इंटरग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी का संग्रहण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आईजीएसटी का संग्रहण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार स्वयं का हिस्सा रख लेती है तथा राज्य का हिस्सा उपभोग करने वाले राज्य को दे दिया जाता है। इससे उपभोग को बढ़ावा मिलता है। चूंकि आईजीएसटी का लाभ उपभोग करने वाले राज्य को दिया जाता है इसलिए जीएसटी को गंतव्य आधारित कर भी कहा जाता है। जब केंद्र व राज्य के द्वारा एक साथ कर सीजीएसटी व एसजीएसटी लगाया जाता है तब इसे दोहरी कर संरचना कहा जाता है। आयातों पर भी आईजीएसटी कर लगाया जाता है। विदेशी आयातों पर भी आईजीएसटी कर लगाया जाता है। विदेशी जीएसटी की नई दरों को लागू किया है। जीएसटी की नई दरें हैं जीएसटी 1.0 जीएसटी की दरें 5%, 12%, 18%, 28%, अन्य 0% जिसे नील रेट कहते हैं 0% नील रेट। जीएसटी की दरें 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी 1.0 की दरें और जीएसटी 2.0 घोषणा 15 अगस्त 2025 पीएम के स्वतंत्रता दिवस पर पीएम के भाषण में स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2025। निर्णय 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 3 सितंबर 2025 निर्णय आया। लागू 22 सितंबर 2025 जीएसटी बचत उत्सव के दिन जीएसटी बचत उत्सव 22 सितंबर 2025। जीएसटी की दरें 12% तथा 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है। 12% तथा 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है। 0% नील रेट और अधिक वस्तुओं और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है जैसे पनीर, दूध, रोटी, पराठा, जीवन रक्षक दवाइयाँ 33, स्वास्थ्य बीमा 33 दवाइयाँ पर। मुख्य दरें 2 हैं। मानक दर 18%। मुख्य दरें 2 हैं जिनमें मानक दर नंबर 1 मानक दर 18%, अधिकतर वस्तु और सेवाओं पर 18% है और मेरिट दर दूसरी है। मुख्य दर मेरिट दर 5%। बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाएं समाज तथा पर्यावरण के लिए सकारात्मक हो। अतिरिक्त दरें डिमेरिट रेट डिमेरिट रेट 40%। विलासिता की वस्तुओं और सेवाएं सिन वस्तुएं जैसे पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि इन्हें सिन वस्तुएं कहते हैं। जीएसटी के अनुपालन को आसान बना दिया गया है जैसे पंजीकरण, रिटर्न जमा कराना और रिफंड। इनको अनुपालन को आसान बना दिया गया है। डिमेरिट रेट 40%। एक निश्चित टर्नओवर से अधिक व्यवसाय को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। एक निश्चित टर्नओवर से अधिक व्यवसाय को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वस्तु सामान्य राज्य में वस्तु टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा वस्तुओं पर सामान्य राज्य टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा
सेवा में टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा, सामान्य राज्य में टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होने पर रजिस्ट्रेशन करवाना और सेवा में टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होने पर सामान्य राज्य में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। विशेष दर्जे वाले राज्य में टर्नओवर, वस्तु का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा व सेवा टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जीएसटी में पंजीकरण के बाद एक 15 अंकों का जीएसटी पहचान नंबर GSTIN जस्टिन जारी किया जाता है। 2 अंक राज्य कोड और 10 अंक पैन नंबर व एवं 3 अंक यूनिक कोड होते हैं। जीएसटी के सभी कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं। इसकी ऑनलाइन अवसंरचना को तैयार करने के लिए जस्टिन GSTN नामक संस्था गठन किया गया है। GSTN एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। क्योंकि लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम है। 51% से कम सरकार की हिस्सेदारी है। ई-वे बिल यदि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तब ई-वे बिल उत्पादित करना अनिवार्य है। इसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप या एसएमएस के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम यह योजना जीएसटी के अनुपालन को आसान बनाने के लिए लाई गई थी। वे व्यवसायी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में वार्षिक टर्नओवर 1% से 6% जीएसटी के रूप में जमा कराना होता है। जीएसटी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन जब जीएसटी को लागू किया जा रहा था तब राज्य सरकारों को यह आशंका थी कि जीएसटी लागू करने के कारण उन्हें राजस्व में हानि हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक गारंटी दी कि 5 वर्ष तक 2022 तक जीएसटी के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति शेष लगाया गया। कोरोना संकट के समय जीएसटी की क्षतिपूर्ति को लेकर विवाद हुए। इस विवाद का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के माध्यम से ऋण लिया गया तथा राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान ऋण के रूप में किया गया। इसे बैंक टू बैंक लोन कहा गया। इस ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि 2022 के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति शेष लगता रहेगा। हाल ही में किए गए सुधारों में अन्य सभी वस्तुओं पर इस शेष को हटा दिया गया है सिवाय इन वस्तुओं के नशीले पदार्थों के अलावा। वर्तमान में इस शेष का नाम बदलकर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य शेष कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य शेष कर दिया गया है। जीएसटी कंपनसेशन क्षतिपूर्ति जीएसटी परिषद जीएसटी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिए जाते हैं। जीएसटी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिए जाते हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 279 के तहत ये एक संवैधानिक संस्था है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केंद्र के प्रतिनिधि कौन कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता करता है केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्षता। और राज्य व यूटी के प्रतिनिधि सभी राज्यों के वित्त मंत्री, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। जीएसटी
परिषद के निर्णय मतदान से लिए जाते हैं। जीएसटी परिषद के निर्णय मतदान से लिए जाते हैं। केंद्र सरकार का मत मूल्य 33% और 1/3 होता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का मत मूल्य 67% 2/3। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का मत मूल्य 67% 2/3 होता है। निर्णय हेतु जरूरी मत मूल्य 75 और 3/4 है। 75%। निर्णय हेतु जरूरी मत मूल्य 75% और 3/4 है। केंद्र सरकार के अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकती और बिना केंद्र सरकार के भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसे सहकारी संघवाद कहा जाता है। सहकारी संघवाद कहा जाता है। जीएसटी परिषद के कार्य। जीएसटी परिषद के कार्य उन अप्रत्यक्ष करों का निर्धारण करना जिन्हें जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। उस तारीख का निर्धारण करना जब से पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। उस तारीख का निर्धारण करना जब से पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी किया जाएगा। जीएसटी की दरों का निर्धारण करना, वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी आरोपित करना, केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी से संबंधित विवादों का समाधान करना, संकट काल में जीएसटी की दरों का निर्धारण करना। ये दोनों क्वेश्चन हैं। जीएसटी के लाभ। व्यवसाय के लिए लाभ। जीएसटी के लाभ में व्यवसाय के लिए लाभ। कर अनुपालन करना आसान हो गए हैं। कर अनुपालन की लागत कम हो गई है तथा व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ी है। व्यवसाय को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। ई वे बिल के कारण सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना आसान हो गए हैं। लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि। लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि। सरकार के लिए लाभ। कर राजस्व में वृद्धि हुई। कर प्रशासन करना आसान हो गया है। कर मामलों में भ्रष्टाचार की कमी। जीडीपी में वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों का सृजन। वन नेशन वन टैक्स। देश का आर्थिक एकीकरण हुआ है। अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण हुआ है। उपभोक्ता के लिए लाभ। कर पारदर्शिता बढ़ी है। केस केडिंग प्रभाव दूर हुए हैं। जीएसटी 2.0 के कारण वस्तु व सेवाएं सस्ती हुई हैं। उपभोक्ताओं की प्रयोज्य आय बढ़ गई है जिससे जीवन जीने की सुगमता बढ़ी है। 16 से 20 तक जीएसटी देनी होती है। तारीख 16 से 20 तक जीएसटी देनी होती है। चुनौतियां। सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए कैस्केडिंग प्रभाव पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या। जब इनपुट पर कर की दर आउटपुट पर कर की दर से अधिक होती है। जब इनपुट पर कर की दर आउटपुट पर कर की दर से अधिक होती है, इसके कारण कर देयता नकारात्मक हो जाती है तथा कार्यशील पूंजी की समस्या उत्पन्न होती है। मुनाफाखोरी के कारण कर दरों में कमी का लाभ पूर्ण रूप से उपभोक्ता को नहीं मिलता है। नंबर 4, राज्य सरकारों को ऐसा लगता है कि उनकी राजकोषीय शक्तियां कम हो गई है। राज्य सरकारों को ऐसा लगता है कि उनकी राजकोषीय शक्तियां कम हो गई हैं। कर से जुड़ी अन्य अवधारणाएं। नंबर 1, विशिष्ट कर। स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी। कर से जुड़ी अन्य अवधारणाएं। विशिष्ट कर। जब किसी वस्तु पर कर उसकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर लगाया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, वजन आदि। जब किसी वस्तु पर कर उसकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर लगाया जाता है, जैसे लंबाई, वजन आदि, विशिष्ट कर होता है। दूसरा, एड वैलोरम। एड वैलोरम। दूसरा, एड वैलोरम। जब कर किसी वस्तु या सेवा के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, उसे एड वैलोरम कर कहते हैं। नंबर 3, ब्लैक मनी, काला धन। ऐसा धन जिस पर कर नहीं चुकाया गया है। नंबर 4, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन। कर अपवंचन। कर अपवंचन। जब कर कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर नहीं चुकाया जाता है। जब कर कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर नहीं चुकाया जाता है, तब इसे कर अपवंचन कहा जाता है, टैक्स इवेजन। नंबर 5, टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस। कर परिहार बचना। परिहार बचना। यदि कर कानूनों की कमियों का फायदा उठाते हुए कर नहीं चुकाया जाता है, तो इसे कर परिहार कहा जाता है। वोडाफोन कर विवाद। जैसे वोडाफोन कर विवाद। यदि कर कानूनों की कमियों का फायदा उठाते हुए
नहीं चुकाया जाता है तो इसे कर परिहार कहा जाता है। वोडाफोन कर विवाद। छठवां, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन भूतलक्षी कराधान। जब भूतकाल के लेन देन पर कर लगाया जाता है तब इसे भूतलक्षीय कराधान कहा जाता है। जब भूतकाल के लेन देन पर कर लगाया जाता है तो इसे भूतलक्षीय कराधान कहा जाता है। भारत के आयकर अधिनियम में ये प्रावधान 2012 में जोड़ा गया तथा 2021 में समाप्त किया गया। भारत के आयकर अधिनियम में ये प्रावधान 2012 में जोड़ा गया तथा 2021 में समाप्त किया गया। नंबर 7 कर स्वर्ग। ऐसे देश कर स्वर्ग। नंबर 7 कर स्वर्ग ऐसे देश तथा क्षेत्र जहाँ कर की दर अत्यधिक कम होती है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इनका प्रयोग कर परिहार के लिए किया जाता है, जैसे केमैन आइलैंड, मॉरिशस। ऐसे देश तथा क्षेत्र जहाँ कर की दर अत्यधिक कम होती है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इनका प्रयोग कर परिहार के लिए किया जाता है। गार GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स 2016-17 से लागू है। गार यदि कोई ऐसा विदेशी लेन देन किया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों का स्थानांतरण भारत में किया गया है तथा विदेशी लेन देन का एकमात्र उद्देश्य कर बचाना है, इसका कोई व्यवसायिक उद्देश्य नहीं है, तब ऐसे लेन देन पर भारत में कर लगाया जा सकता है। सबसे पहले आयकर अधिनियम 1961 में बनाया था। कर सुधार के लिए महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई। राजा चेल्लैया समिति 1991। विजय केलकर समिति 2002 में बनाई गई, 2003 में बनाई गई, 2004 में 3 बार बनाई गई। विजय केलकर समिति 2002, 2003, 2004 और राजा चेल्लैया समिति 1991 में। पार्थ सारथी सोम समिति 2013 में बनाई गई। चौथी जस्टिस आर.वी. ईश्वर पैनल समिति 2015। नंबर 5वीं अरविंद मोदी टास्क फोर्स समिति 2017। छठवीं आलोक रंजन पैनल समिति 2018। छठवीं समिति का नाम है आलोक रंजन पैनल समिति 2018। 2025 में नया आयकर अधिनियम पारित किया गया जिसकी भाषा को सरल बनाया गया है, कानून के आकार को भी कम किया गया, कुछ अवधारणाओं को भी आसान बनाया गया है, जैसे फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष तथा असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का प्रयोग किया गया है। 2025 में नया आयकर अधिनियम पारित किया गया है जिसकी भाषा को सरल बनाया गया है, कानून के आकार को भी कम किया गया है, कुछ अवधारणाओं को भी आसान बनाया गया है, जैसे फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष तथा असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का प्रयोग किया गया है। केंद्र सरकार के करों का क्रम है। इनकम टैक्स निगम कर, तीसरा जीएसटी, चौथा केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी, पांचवा कस्टम ड्यूटी। नंबर 1 इनकम टैक्स, दूसरा निगम कर, तीसरा जीएसटी, चौथा केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और पांचवा कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार के कर हैं। उनके क्रम, केंद्र सरकार के करों का क्रम।